बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम तनवीर हुसैन फ्रॉम अल कलम एजुकेशन अकेडमी साहिवाल। आज हम रिसर्च मेथड इन एजुकेशन के 57 to 110 क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की जानब। इन हिस्टोरिकल रिसर्च द वाइड रेंज ऑफ रिटन इन प्रिंटेड मटेरियल रिकॉर्डेड फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड। अब जो हम हिस्टोरिकल रिसर्च की तरफ जा रहे हैं तो हमें रिटन फॉर्म में और प्रिंटेड फॉर्म में जो डाटा मिल रहा है वो सारा डॉक्यूमेंट कहलाएगा। देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द स्कोर्स ऑन अ मेजर ऑफ अचीवमेंट ऑफ हाई एंड लो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स इन अ हाइपोथेसिस रिटन इन द फॉर्म। अब जब सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, नो की बात आ रही है, तो इसका मतलब है वो नल हाइपोथेसिस की तरफ जाएगा। अब पहले स्टडी इज़ ऑफन हेल्पफुल बिकॉज, अब पहले स्टडी जो है वो हम करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे, क्यों मददगार है, क्योंकि परमिट्स अ चेक ऑफ प्रोसीजर्स विद द पॉसिबिलिटी ऑफ रिवीजन व्हेन नीडेड। जब भी हम उसकी रिवीजन करेंगे, एक प्रोसीजर हमारे पास सामने आता है तो हम इसमें फ्लॉज, कमियां, खामियां सामने आ जाएंगी। प्रोवाइड द रिसर्च विल आइडियाज़ अप्रोचेस एंड क्लूज, उस रिसर्च में जो नए आइडियाज़ हैं, अप्रोचेस हैं, वो सामने वो में आ जाएंगी। परमिट्स प्रिलिमिनरी टेस्टिंग फॉर हाइपोथेसिस का हम प्रिलिमिनरी टेस्टिंग पहले ही टेस्ट कर लेंगे ताकि उसमें जो कोई अगर खामियां हैं तो वो दुरुस्त कर ली जाएँ। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट आंसर है। Research that focus on fundamental laws, theories and process is usually described। अब फंडामेंटल बुनियादी लॉ जो हैं किस में आ जाएंगे, वो इसका मतलब है बेसिक थ्योरी में ही तरफ आएंगे। बेसिक इसका आंसर आ जाएगा। फंडामेंटल लॉ, थ्योरीज, प्रोसेस, ये किस में आएंगे, बेसिक में। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस। कोई भी एक्सपेरिमेंट रिसर्च जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हाइपोथेसिस रखते हैं, मफरूज़ा कायम करते हैं। अगर तो मफरूज़ा सही साबित होता है तो लॉ की तरफ चले जाते हैं। अगर हमारा मफरूज़ा गलत साबित होता है तो हम दोबारा उसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। 62 फॉलोइंग इज़ अ कैटेगरी ऑफ रिसर्च बाय पर्पज़। अब पर्पज़ के लिहाज से कौन सी कैटेगरी में कौन सी चीज़ें आ रही हैं, बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। क्योंकि बाकी जो तीनों हैं उनमें एक तो आ रही है पर्पज़ के लिहाज से, दूसरी जो है वो मेथड के हिसाब से आ रही है। तो ये बेसिक एंड अप्लाइड दोनों जो हैं पर्पज़ के हिसाब से आ जाएंगे। 63 द टाइप ऑफ रिसर्च विच डील्स विद द क्लासरूम प्रॉब्लम। जब भी क्लासरूम की बात आ जाएगी, क्लासरूम में जब कोई भी रिसर्च आएगी तो इसका मतलब है एजुकेशन में वो एक्शन रिसर्च ही कहलाएगी। सबसे पहले हम बात कर चुके हैं क्लासरूम लेवल पर एक्शन रिसर्च होती है। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब क्या दुरुस्त है। दीज आर ऑलवेज टेस्टेड, हमेशा इसको टेस्ट किया जाएगा। ट्रू होगा तो हम पहले बात कर चुके लॉ की तरफ चले जाएंगे, अगर ये फॉल्स होगा तो उसको हम दोबारा मफरूज़ा जो है वो कायम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 What type of research is conducted by a researcher when he is curious about conditions and occurrences that have taken place in the past? रिसर्चर जो है कौन सी रिसर्च को अपनाएगा जब उसको माजी की चीज़ों के बारे में और occurrence के बारे में, कंडीशन के बारे में रिसर्च करनी है। तो जब पास्ट की बात आएगी तो हिस्टोरिकल रिसर्च आएगी जी। Another name of the independent variable is, बड़ा अहम क्वेश्चन है ये 66। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम क्या है, एंसीडेंट और काज, बी इसका आंसर है। इंडिपेंडेंट का दूसरा नाम जो है वो एंसीडेंट या काज आएगा। और बाकी जो कॉन्सिक्वेंट हैं, रिस्पॉन्सेज है और इफेक्ट है, ए, सी और डी, ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अदर्स नेम हैं। ये बड़ी अहम और बात याद करने वाली है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के से हम जब रिलेटेड करेंगे या वर्ड्स और आएंगे तो इंसिडेंट और काज आएंगे, और डिपेंडेंट वेरिएबल से कॉन्सिक्वेंसेस, रिस्पॉन्स और इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। द फर्स्ट स्टेप इन यूजिंग सैम्पलिंग एज अ टूल ऑफ रिसर्च इज़ डिफाइन द पॉपुलेशन। सबसे पहले हम पॉपुलेशन डिफाइन करेंगे, हमारी पॉपुलेशन क्या है। पिछले लेक्चर में बात हो चुकी है कि हमारी पॉपुलेशन क्या है। हम जिस चीज़ पर रिसर्च करना चाहते हैं, मिसाल दी थी मैंने कि हम जो है एसएसटी टीचर्स पर मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, तो एसएसटी टीचर जो है जितना मैं लूँगा वो मेरी पॉपुलेशन होगी। उनमें से फिर मैं सैंपल लूँगा और वो पॉपुलेशन, और ये सैंपल लेने के बाद जब मैं रिसर्च करूँगा तो उसकी जनरलाइजेशन जो है वो पूरी पॉपुलेशन पर होगी, लेकिन सर्च में उसकी सैंपल ली हुई उसमें से करूँगा। विच वन रिसर्च हैज़ द फीचर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हर रिसर्च के कुछ ख़ास वर्ड्स हैं
तो हिस्टोरिकल सर्च क्या है, हिस्टोरिकल सर्च से ही ये दो वर्ड्स आते हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन जो होती है वो रिसोर्सेज जो होते हैं वो प्राइमरी होते हैं। अगर तो वो खुद बंदा उसका ऑब्ज़र्व कर रहा है तो वो प्राइमरी सोर्स आएगा। अगर किसी दूसरे ज़रिए से किसी दूसरे फ़र्द ने उसको बताया कि ऐसा है तो वो सेकेंडरी सोर्स आ जाएगा। द बेस्ट वे टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज़, अब सबसे बेहतरीन तरीका किसी मसले को हल करने का है वो साइंटिफिक मेथड है, जिसमें हम लॉ की तरफ जाते हैं। पहले जो है हम हाइपोथेसिस लेते हैं, प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसके ऊपर सर्च करते हैं, करते हुए हम साइंटिफिक तरीके से उसके लॉ की तरफ चले जाएंगे। 70 जी, द ग्रुप और टू विच a researcher would like the results of the study to be generalizable is referred to as। अब रिसर्चर जो है जब रिज़ल्ट लेता है अपनी, तो कहाँ पर वो जनरलाइज करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रिसर्चर है उसने एक पॉपुलेशन ली थी, उसमें से उसने एक सैंपल लिया था, सैंपल पर उसने रिसर्च की थी। अब उसके जो रिज़ल्ट आए हैं उसकी जनरलाइजेशन जो है वो टोटल पॉपुलेशन पर करेगा, क्योंकि सारी पॉपुलेशन पर ही जनरलाइज होगी, वो उसकी नुमाइंदगी कर रहे होते उस वक्त। सर्वे स्टडी, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ एंड डेवलपमेंटल स्टडीज़ कम्स अंडर। अब सर्वे की स्टडी किसके अंडर आ रही, कह रहे हैं ये सर्वे स्टडी जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर हम जो टूल यूज़ करते हैं उसमें हम जो है वो इंटरव्यू भी यूज़ कर सकते हैं, लिकट स्केल यूज़ करते हैं, हम ऑब्जर्वेशंस यूज़ करते हैं, ये सारे डिस्क्रिप्टिव मेथड्स हैं। 72 जी, administration of the instrument on 2 or 3 respondents to find out its flaws is termed as। अब जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं अपनी सर्च में, तो सबसे पहले जो है हम 2 या 3 रिस्पोंडेंट पर उसका जो है इतलाक़ करते हैं और कि उसके फ्लॉज या खामियाँ जो हैं वो मालूम करने के लिए, तो ये हम क्या कर रहे होते हैं, तो हम इसका मतलब पायलट स्टडी कर रहे होते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट में खामियों को दूर करने के लिए। An interview in which questions to be asked from the interview are determined in advance। जब इस कॉल क्या कहलाएगा, जब इंटरव्यू लेने वाला पहले ही बता देगा इंटरव्यू लेने वाले से कि आपको ये क्वेश्चन आएंगे, जिसका मतलब है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। ये आमतौर पर सियासतदान ऐसे ही करते हैं, जब वो टीवी पर इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो उनको पहले क्वेश्चन बता दिए जाते हैं ताकि वो उसके कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दे दिए जाएँ, तो वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं। The research study which provides data to support theory and suggests development of new theory is referred at। अब यहाँ जो बात हो रही है कि कौन सा डाटा सपोर्ट थ्योरी एंड सजेस्ट डेवलपमेंट ऑफ न्यू थ्योरी, इसका मतलब हम ऐसे रिसर्च कर रहे हैं, ऐसा डाटा ले रहे हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं नई थ्योरी की जानब। नई थ्योरी जब भी डेवलप होगी इसका मतलब वो बेसिक रिसर्च आ जाएगी। अप टू द प्रेजेंट टाइम एजुकेशन रिसर्च हैड, अब प्रेजेंट टाइम का रिसर्च क्या है, इन हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन। अब आज की रिसर्च ने हमारी एजुकेशन में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ लेके आई है। आज की रिसर्च है, इसमें क्या हुआ कि आजकल जैसा कि बोर्ड के पेपर्स हो रहे हैं, बोर्ड के पेपर का तमाम डाटा जो है हमें पहले बताया जाता है कि ये इस लिहाज से पेपर आएगा, इसका जो है तरतीब ये आएगी, उसमें हमें एक मॉडल पेपर मान जाते हैं, वो बोर्ड की साइट पर मौजूद हैं। इसका मतलब है कि बोर्ड की साइट पर मौजूद होना एक जदीद शक्ल है। ऐसे ही पैक के एग्ज़ाम हैं, ऐसे ही बच्चों के रिज़ल्ट अब ऑनलाइन शो हो रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है एजुकेशन रिसर्च जो है हमारी साइंटिफिक डिसिप्लिन में हमारे रिसर्च एजुकेशन पर भी असरात डाल रही है, और बहुत तेज़ी से जो है हमारे रिसर्च की वजह से डिसिप्लिन जो है वो सारे चेंज हो रहे हैं। A statement of relationship between two or more events that can be used in prediction is called। अब ऐसी स्टेटमेंट का रिलेशनशिप टू और मोर इवेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स का आपस में रिलेशनशिप, वो प्रेडिक्शन करें कि आगे क्या होने वाला है। इसका मतलब हम जनरलाइजेशन कर रहे हैं, हमने पहले रिसर्च की है, अब उसकी जो है प्रेडिक्शन हमारे पास जवाब जो आ रहे हैं वो प्रेडिक्शन हो रही है कि फ्यूचर में पॉपुलेशन पर हम उसको जनरलाइज करेंगे तो क्या हम उस पर प्रेडिक्ट करेंगे, क्या हमें पेश गोई, हम क्या इस रिजल्ट निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च दैट फोकस ऑन नॉन फंडामेंटल लॉज, ट्यूटोरियल और प्रोसेसेस इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज अप्लाइड रिसर्च। अब जो फंडामेंटल जो होती है वो बेसिक होती है, और ऐसी से जो फंडामेंटल नहीं है और आगे प्रोसेस में लेके जा रहे हैं इसको, तो फील्ड में लेके जा रहे हैं, तो अप्लाइड रिसर्च होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। अ थ्योरी इज सेड टू बी पावरफुल इफ़ इट, कौन सी थ्योरी पावरफुल होगी? प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स, वो आने वाले दौर पर या बहुत से लोगों पर, या इसका मतलब वही है कि जनरलाइजेशन हो रही है कि एक्सप्लेन करें लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स, अगले आने वाले इवेंट्स पर भी उसका इतलाक़ हम कर सकते हैं, तो वो स्टडी पावरफुल थ्योरी कहलाएगी। When the experimenter has a reasonably high expectation concerning the relationship that exists between the variables, it is most appropriate to state that the hypothesis in the form। अब ये क्या बात हुई जी, यहाँ पर दो चीज़ें बहुत अहम आ गई कि एक तो ये बात कर रहा है कि रिलेशनशिप है, जब रिलेशनशिप है इट मीन्स कि ये हमारी रिसर्च तो है, रिसर्चेबल तो है ये। फिर वो बात कर रहा है हाई एक्सपेक्टेशन की, इसका मतलब है उसने रिलेशनशिप के साथ साथ जो है उसकी डायरेक्शन भी हमें बता रही है, उसकी समझ भी बता रहा है कि उसका तल्लक जो है वो उससे वो हाई एक्सपेक्टेशन रखता है। जब रिलेशनशिप की बात हुई तो इसका मतलब है कि रिसर्च हाइपोथेसिस था। अब जो साथ डायरेक्शन की बात आ गई तो इसका मतलब है ये वाली डायरेक्शनल रिसर्च आ जाएगी, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस आ जाएगा। अगर वो हाई एक्सपेक्टेशन की बात ना करता तो वो नॉन डायरेक्शनल आना था, सर्च तो वो होनी थी हाइपोथेसिस, लेकिन नॉन डायरेक्शनल। द मोस्ट कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट फॉर डाटा कलेक्शन इज सर्वे रिसर्च आर। अब सर्वे रिसर्च में कौन सा डाटा जो है, कौन सा जो है कहता है इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, तो आमतौर पर जो है क्वेश्चनेयर एंड इंडिविजुअल इंटरव्यू, सी इसका आंसर है कि हम क्वेश्चनेयर यूज़ करते हैं और इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ करते हैं। A post test is an experiment is sometimes called the। अब पोस्ट टेस्ट जो और प्री टेस्ट जब पहले लेते हैं, पोस्ट टेस्ट बाद वाला टेस्ट है, इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। यानी कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है कि पहले टेस्ट भी लिया है लेकिन अब जो है पोस्ट दोबारा ले रहे हैं, तो इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल पर ये लाई हो वेरिएबल पर होगा ये वाला। 82। द बेसिक गोल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ टू। अब रिसर्च आर एंड डी ये एजुकेशन में यूज़ होते हैं, एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब इसका क्या कहता है गोल, इसका क्या मकसद है? डेवलप रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स। अब हमारी रिसर्च में रिसर्च हो रही है एजुकेशन में और इसकी डेवलपमेंट हो रही है, तो क्या कर रहा है हमारे एजुकेशन को, क्या तब्दीलियाँ आई यानी, तो डेवलप रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हमारे पास सामने आई आ रही हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि IT स्किल बहुत ज़्यादा आ गई है, जैसे बोर्ड के रिज़ल्ट जो हैं वो अब ऑनलाइन शुरू हो गए हैं, बोर्ड के रिज़ल्ट पर ऑनलाइन जो हमारे बच्चों की जो है वो आ जाती है, रोल नंबर स्लिप आ रही हैं। इस तरह हम जो है अपने कोर्सेज़ का तमाम डाटा जो है वो हमारे साइट्स पर पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है रिसर्च और डेवलपमेंट्स ने एजुकेशन में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ लेके आ रहा है और ऐसी प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है कि जो कि बहुत ज़्यादा रिसर्च की वजह से डेवलपमेंट आ रही है एजुकेशन में। जो सारी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है, जिसको हम R&D डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। द मेथड सेक्शन ऑफ द थीसिस यूजली कंटेन्स। अब कौन सा मेथड जो है सेक्शन, मेथड सेक्शन में थीसिस का कौन सा हिस्सा आ रहा है? तो रिसर्च डिज़ाइन, उसमें सब्जेक्ट्स एंड मेजर्स, ये चीज़ें जो हैं इसके मेथड में सेक्शन में आ रही हैं, थीसिस के मेथड सेक्शन में आ रही हैं। फॉलोइंग आर द कैटेगरीज ऑफ रिसर्च टाइप बाय मेथड। अब कौन सी कैटेगरी जो है वो रिसर्च की जो बाय मेथड है, उसमें एक्सपेरिमेंटल एंड कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च है जी, डी इसका आंसर है। बाकी सब में एक्शन और हिस्टोरिकल में एक्शन जो है वो हमारे एक तरफ आ गई, हिस्टोरिकल जो है हमारे पर्पज़ के हिसाब से, मेथड के हिसाब से आ गई। फिर बेसिक एंड अप्लाइड, ये दोनों ही पर्पज़ के हिसाब से आ गई हैं। डिस्क्रिप्टिव एंड एक्शन, ये भी एक पर्पज़ के हिसाब से आ गई, एक जो है एक्शन के साथ, एक्शन जो है वो दूसरी तरफ आ रही है। तो इसका मतलब है डी आंसर है, जो जिसमें दोनों ही कैजुअल कंपैरेटिव भी और एक्सपेरिमेंट भी मेथड की तरफ जा रहे हैं, मेथड में आ रहे हैं। 85। इफ़ द रिज़ल्ट और टेस्ट एंड रीटेस्ट आर द सेम। अगर टेस्ट रिज़ल्ट हम ले रहे हैं, टेस्ट बार बार ले रहे हैं, टेस्ट रीटेस्ट कर रहे हैं और उनके रिजल्ट सेम आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी आ रही है उनमें, और जो है इसका मतलब है ये रिलायबल है। जिसमें टेस्ट की बात हो रही, कंसिस्टेंसी की बात होगी, सेम की बात होगी। जब इस तरह क्वेश्चन में स्टेम में जब बातें होंगी तो इसका मतलब ये अल्फाज यूज़ होंगे, तो इसका मतलब ये रिलायबिलिटी की तरफ जाएगी। द टाइप ऑफ सर्च विच डील्स विद द क्लासरूम प्रॉब्लम, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, क्लासरूम को एक्शन सर्च है क्लासरूम में। द अल्टीमेट फोकस ऑफ साइंटिफिक मेथड इज़ ऑन फार्मूला ऑफ थ्योरी। हम अल्टीमेटली क्या आखिरकार करते हैं साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके, जो हम प्रॉब्लम को देते हैं, हाइपोथेसिस देते हैं, इन द एंड हम अल्टीमेटली क्या कर रहे होते हैं? इसका मतलब है हम फार्मूला एक बना रहे होते हैं, एक थ्योरी जनरलाइजेशन की तरफ जाना होता है हमने, फार्मूला और लॉ जो है हम
उसके तरफ जा रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, द डिग्री टू विच टेस्ट कंसिस्टेंटली मेजर वट एवर इट्स मेजर्ड इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। पहले ही बात हो चुकी, टेस्ट के बाद कंसिस्टेंसी आ रही है, सेम आ रहे हैं इसमें तो वो रिलायबल होगा। द डिग्री टू विच टेस्ट मेजर वट इज सपोज टू मेजर, वट इज सपोज टू मेजर, वट इज इंटेंडेड टू मेजर, क्लेम टू मेजर, इस तरह के वर्ड स्टेम में आ जाएंगे। इट मीन्स के वैलिडिटी की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 90, द लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड इन। अब ये लफ्ज़ NOIR लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले नॉमिनल स्केल होती है, फिर ऑर्डिनल स्केल होती है, फिर इंटरवल स्केल होती है और इन द एंड रेशियो स्केल होती है। तो लोएस्ट लेवल सबसे जो है वो नॉमिनल स्केल में आ जाएगा, जिसमें हम कैटेगरी लेते हैं, जैसा कि हमने कैटेगरी में ले लिया मेल है, फीमेल है, मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, ये कैटेगरी बना लेते हैं हम। तो ये नॉमिनल स्केल सबसे लोएस्ट लेवल पे आ जाएगी। द हाईएस्ट मोस्ट प्रिसाइज लेवल ऑफ मेजरमेंट इज़ रेशियो स्केल, सबसे इन द एंड जो है रेशियो स्केल में आता है। रेशियो में क्या होता है, इसमें ट्रू ज़ीरो इस्तेमाल होता है। इसका ट्रू ज़ीरो का मतलब यह है कि ज़ीरो से कम कोई चीज़ नहीं होती, जैसा कि हमारा वेट है, जैसा कि हमारी हाइट है, जैसा कि हमारी एज है, ये कभी भी मनफी में नहीं जाती। ज़ीरो से कम जैसा कि एज है, हम ज़रा कुछ ना कुछ तो एज होगी, कुछ ना कुछ तो वेट होगा। तो इसमें और टेम्परेचर के लिहाज से एक बहुत अहम क्वेश्चन आता है, वो केल्विन टेम्परेचर इसमें आएगा। बाकी टेम्परेचर दोनों नहीं, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में नहीं आएंगे, केल्विन टेम्परेचर में आएगा। जो बहुत अहम क्वेश्चन है, केल्विन टेम्परेचर का, ये रेशियो स्केल में आता है। 92, द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द स्कोर इज मीन कहलाता है। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। द स्कोर अटेन्ड बाय मोर सब्जेक्ट्स देन एनी अदर सब्जेक्ट। जब बार बार जो है एक सब्जेक्ट के तौर पर हमारा स्कोर आ रहा है, दोहराया जा रहा है, जैसा कि एक रकम है उसमें 5 सबसे ज़्यादा दफ़ा आएगा, तो वो 5 हमारा मोड कहलाएगा। वाइल राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट वन शुड बी, जब रिसर्च रिपोर्ट लिखी जाती है तो क्या होना चाहिए, एक इंसान को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी कि वो ऑब्जेक्टिविटी का ख्याल करे, अपनी तरफ से कोई नई चीज़ में ऐड ना करे, बल्कि उसकी जो है ऑब्जेक्टिविटी को मुतासर ना होने दे। जो चीज़ें रियल हैं, जो ट्रू हैं, वही रिसर्च रिपोर्ट में लिखे। इस अमल को ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, कि अपनी तरफ से कोई डाटा ऐड ना करें, जो ट्रू रिजल्ट आ रहे हैं वही ऐड करें। द पास्ट इवेंट्स आर स्टडीड बेस्ट इन। अब पास्ट इवेंट जो है वो हिस्टोरिकल रिसर्च में होते हैं, तो हिस्टोरिकल रिसर्च जो है उसका डाटा जो है क्वालिटेटिव रहता है, और क्वांटिटेटिव कौन सा होता है, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में होता है। तो ये इसका आंसर आएगा क्वालिटेटिव रिसर्च। 96, इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ सिलेक्शन, जब जिसमें हर बंदे को एक चांस हो कि वो सिलेक्ट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट चांस, तो लॉटरी मेथड या रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं इसको। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सब ग्रुप, जब सब ग्रुप की बात होगी तो सब ग्रुप जो है वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में होती है। यहाँ चारों ऑप्शन में स्ट्रेटिफाइड नहीं है, तो इसका आंसर साइड पे लिख दिया गया है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो है सब ग्रुप से रिलेटेड है। वेयर ग्रुप्स आर रैंडमली सिलेक्टेड इज, अब रैंडमली सिलेक्टेड ग्रुप की बात हो रही है, तो इसका बी आंसर आएगा क्लस्टर सैम्पलिंग। यहाँ पर सी पे लगा हुआ है, रॉन्ग है। आप बी इसको काउंट करेंगे। कोई जब ग्रुप की बात होगी, हमने ए बी सी और डी 4 फर्ज को ग्रुप बना दिए और पूरे ग्रुप को उठा लिया हमने। जब पूरे का पूरा ग्रुप, फ़र्ज़ करो मैंने ए और डी को उठा लिया, अब पूरे का पूरा ग्रुप उठाया गया, तो इसका मतलब है मैंने क्लस्टर सैम्पलिंग की है ये वाली। अगर तमाम में से वो हम लेते तो वो एक हमारी थी, और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग थी कि प्रोपोर्शन के हिसाब से। लेकिन यहाँ हमने एक पूरे के पूरे ग्रुप को उठा लिया, जब ग्रुप्स की बात हुई है, और रैंडमली हमने सेलेक्ट कर लिया एक पूरे के पूरे ग्रुप को, तो इसका मतलब क्लस्टर सैम्पलिंग हम कर रहे हैं। 99, वे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ लिस्ट डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव डिजायर्ड बाय सैम्पलिंग इज कॉल्ड। अब जब नंबर लिस्ट की बात आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की तरफ हम जा रहे हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करो हम डाटा को तरतीब दिया, हमने 10 बच्चों से डाटा लेना है, तो हमने 10 में से फ़र्ज़ किया हमने और लेना शुरू कर दिया, पहला ले लिया, तीसरा ले लिया, 5वां, 7वां, 9वां। इसका मतलब हम लिस्ट बनाई। जब लिस्ट की बात आ जाएगी और उसमें से जो हम एक तरीके से, एक फॉर्मल मेथड से जो है सिस्टमेटिक तरीके से इंडिविजुअल्स पर डाटा ले रहे हैं, तो ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहलाएगी। द साइज़ ऑफ सैम्पल डिपेंड्स ऑन रिसर्च टाइप। अब रिसर्च की कौन सी किस्म हम यूज़ कर रहे हैं, उस लिहाज से हम जो है सैंपल लेंगे। मिसाल के तौर पर एक हम किताब पर सर्च कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो एक शख्स की किताब है, उस पर ही हम डाटा है, तो हमारी वो पॉपुलेशन वो एक शख्स ही होगा, और सैंपल वो एक शख्स होगा, उसकी किताब होगी। इस तरह किसी हम पूरी की पूरी क्लासरूम में बच्चों की कर रहे हैं, तो वो पूरी क्लास, इसका मतलब ये है कि सैंपल डिपेंड करता है, साइज़ डिपेंड करता है कि हम किस तरह की रिसर्च कर रहे हैं।
क्या हम इंडिपेंडेंट में आ रहे हैं, क्या हम डिस्क्रिप्टिव सर्च कर रहे हैं, हम किस तरह की सर्च कर रहे हैं, तो उस लिहाज से हम जो है सैम्पल साइज डिपेंड करेंगे। बाय यूजिंग लॉटरी मेथड वी डू। अब लॉटरी मेथड क्या होता है, रैंडम सैम्पल होती है, हर एक को एक जैसे मौके मुयसर आते हैं सिलेक्ट होने के। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेटेड ओनली काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्वेश्चन बड़ा समझने वाला है। रिलेशनशिप इज टू बी डिटर्मिन्ड इन द टाइप्स ऑफ सर्च कार्ड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैनॉट बी मैनिपुलेटेड। अब ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा कैनॉट बी, जिसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, ओनली काज एंड इफेक्ट में। काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज टू बी डिटर्मिन्ड इन द टाइप ऑफ सर्च, किस टाइप की सर्च आ जाएगी, तो ये कैजुअल कंपैरेटिव आ जाएगी, कैजुअल कंपैरेटिव। अगर तो ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते तो हम कैजुअल कंपैरेटिव में ले गए। अगर ऐसा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जा सकता है तो इसका मतलब है हम एक्सपेरिमेंटल सर्च की तरफ जा रहे हैं। तो मौजूदा 102 क्वेश्चन में लिखा है कि नॉट बी मैनिपुलेटेड, जब रिसर्चर जो है मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इसकी मिसालें दो जहाँ लिखी गई हैं कि एक्सीडेंट हो गया किसी का, अब उस पर हम सर्च कर रहे हैं तो हम इसको मैनिपुलेट नहीं करेंगे, हम बार बार एक्सीडेंट दोहराया नहीं जा सकता, बल्कि हम उसी पर जो है उसी के से डाटा लेंगे और उसको रिसर्च में शामिल करेंगे। या कोई ऐसा फिनोमेना है जैसा कि हमारे पिछले दिनों में जो है ये कोरोना की वबा आ गई थी, तो उससे बहुत सारे लोग जो हैं वो मरना शुरू हो गए, बीमार हो गए। तो अब हम दोबारा कोरोना की वबा को तो नहीं ला सकते, ना ही हम उसको कर सकते हैं कि दोबारा अगर हम रिसर्च किसी शख्स पर कर भी रहे हैं तो इसका मतलब है जो पहले से अफेक्टेड हैं उन्हीं पर हम रिसर्च करेंगे, नया वो माहौल नहीं पैदा कर सकते, नया सिस्टम में हम वो नहीं लेगा कह सकते। इसका मतलब ये है दो चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी। अगर तो रिसर्चर किसी डाटा को मैनिपुलेट कर सकता है, इवेंट को मैनिपुलेट कर सकता है, तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट सर्च है। अगर वो ना मैनिपुलेट नहीं कर सकता जैसा कि इस क्वेश्चन में है, इसका मतलब है कैजुअल कंपैरेटिव में आ रहा है। 103 ट्रीटमेंट ग्रुप इज़ फॉर्म्ड इन। अब ट्रीटमेंट ग्रुप कहाँ होती है, हम दो ग्रुप बनाते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप का जो है वो हम कंट्रोल टाइट रखते हैं और एक्सपेरिमेंट सर्च पर सारी ट्रीटमेंट दी जाती है, सारा एक्शन उसी पर होता है, उसी से हम रिजल्ट लेने होते हैं। 104 कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंट ग्रुप, जो पहले जो बात कर रहे थे अभी, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट ग्रुप्स डिटरमिन्ड बाय रिसर्चर आर प्रेजेंट इन द टाइप ऑफ सर्च। कौन सी रिसर्च में आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। 105 द ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स। अब हमने नंबर्स हैं उनको एक कैटेगरी में एक डिवीजन पार्ट कर दिया, जैसा कि हम जो है मैथ में लेते हैं कि हमने 0 से 10 तक नंबर लेने वाले बच्चे, 11 से 20 तक नंबर लेने वाले बच्चे, 21 से 30 तक वाले हम इसको एक डिवीजन वाले मेथड में लेके आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा जी नॉमिनल स्केल में। ये बाकी नहीं, इसको नॉमिनल स्केल हम इसको आंसर टिक करेंगे। अ साइंटिफिक स्टडी कंडक्टेड टू कंपेयर द ऑब्जेक्टिव्स विद द आउटकम्स इन द टाइप ऑफ सर्च इज कॉल्ड। और जब हमने साइंटिफिक तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को कंपेयर करना है और कंपेयर करने के बाद हम उसके आउटकम्स ले रहे हैं, इसका मतलब मैं वहाँ हासिल ले रहे हैं, इसका जवाब क्या आ रहा है, तो जब आउटकम्स आएंगे तो इसका मतलब हम एवेल्यूएशन कर रहे होते हैं। 107 मैनिपुलेशन ऑफ कॉज इज इफेक्ट्स एंड रिलेशंस इज डिटरमिन्ड इज इन द टाइप ऑफ सर्च। अब जो मैनिपुलेशन हो रही है तो हम पहले बात कर चुके थे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आएगा, और जब मैनिपुलेशन नहीं कर सकता तो काज एंड इफेक्ट में आएगा। तो यहाँ पर मैनिपुलेशन ऑफ काज हो रही है, मैनिपुलेशन इट मीन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। द वैलिडिटी दैट इज़ बेस्ड अपॉन केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स, टेक्स्ट बुक्स, सिलेबस, ऑब्जेक्टिव्स, सब्जेक्ट्स मैटर इज़। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंटेंट वैलिडिटी, सी इसका आंसर है, कंटेंट का हिस्सा है, सिलेबस है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, सब्जेक्ट है, बुक्स हैं, कोर्स है, सारा कुछ आ रहा है। और ऊपर जो 1 में लिखा है कंकरेंट वैलिडिटी, ये इसमें लॉजिकल एनालिसिस करते हैं। पिछले हमने जो है चैप्टर में ये कर चुके हैं कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में लॉजिकल एनालिसिस होते हैं। और साथ बी में लिखा है कंकरेंट वैलिडिटी, ये भी लास्ट वाले चैप्टर में हम कर चुके हैं। वहाँ पर करंट वेरिएबिलिटी था कि जब हमने एक रिसर्च करके रिजल्ट रख लिए तो दोबारा हमने दूसरे तरीके से दूसरे मेथड से रिसर्च की, उसके जवाब उसके सेम आएंगे, अगर थोड़ा बहुत फ़र्क आया तो वो वेरिएबल था वहाँ पर कंकरेंट। यहाँ पर दो डिफरेंट मेथड से जब हम इसको चीज़ को जज करेंगे तो कंकरेंट वैलिडिटी आ जाएगा। और प्रेडिक्शन वैलिडिटी का, प्रेडिक्टर मतलब फ्यूचर होता है कि फ्यूचर के हम जो है प्रेडिक्शन करते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है या किस तरह की पर्सनैलिटी जो है किस तरफ जाएगी, ये पर्सनैलिटी क्या शो करेगी। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट की बात हो रही है, कंटेंट की बात हो रही है, तो सारे इसका आंसर कंटेंट वैलिडिटी आ जाएगा।
सैम्पलिंग टेक्निक्स इज़ यूज़फुल इन डाटा कलेक्शन। अब सैम्पलिंग टेक्निक क्यों यूज़फुल है? फिनोमेना अंडर सर्च यूजली कंसिस्ट ऑफ लार्ज यूनिट्स। हो सकता है वो बहुत बड़े यूनिट कंसिस्ट लार्ज यूनिट पर हो, उस पर हम सर्च करने जा रहे हैं, उसमें से हमने ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ सैंपल लेके टेक्निक यूज़ करके सैंपल लेके सर्च करेंगे। यूजली ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स कैन नॉट बी टेस्टेड और इंटरव्यूड। हर एक शख्स का, अगर हमने पूरी फैक्ट्री के लोगों का जो है उस पर सर्च करनी है, पूरे पंजाब के लोगों की सर्च करनी है, पूरे पाकिस्तान के लोगों की सर्च करनी है, तो हम ज़ाहिर है हर बंदे से ना तो इंटरव्यू ले सकते हैं, ना हर एक का जो है हम टेस्ट कर सकते हैं। इट गिव्स रिप्रेजेंटेटिव एंड रिलेटिवली स्मॉलर ग्रुप टू द कंटेंट। ज़ाहिर है जब हम पॉपुलेशन में से एग्जाम्पल लेते हैं तो वो उसका नुमाइंदगी तो कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन तो कर रहा है, लेकिन निस्बतन छोटा ग्रुप होता है जिस पर हम आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा जी। लास्ट क्वेश्चन है जी, द फार्मूला ऑफ अनग्रुप डाटा टू फाइंड आउट मीडियंस इवन नंबर। अब यहाँ पर इवन नंबर है तो यहाँ पर चारों ऑप्शन जो हैं वो रॉन्ग है। नीचे मैंने इसका आंसर लिख दिया है कि ये फार्मूला आएगा 1/2 इंटू n/2 TH, यानी कि हमने कौन सी रकम लेनी है, फोर्थ लेनी है, सेकंड या थर्ड ऑब्जर्वेशन क्लास से, प्लस n/2 + 1 TH ऑब्जर्वेशन के लिहाज से। ये इवन का फार्मूला है। यहाँ पर C को अगर हम टिक करेंगे तो ये ऑड का फार्मूला कहलाएगा। इसका मैंने 2 क्वेश्चन हल किए हैं ताकि आसानी से हम समझ आ सकें। जैसे कि डाटा फर्स्ट को हमारे पास है 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है, तो हम फार्मूला लगाया 1/2 इंटू n/2 ऑब्जर्वेशन, n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। हमारे पास 6 रकमें हैं तो हमने n की जगह पर 6 रखा, 2 पर तकसीम किया, फिर n अगली रकम है n/2 + 1 में 6/2, 6 तकसीम 2, उसका आंसर जो है वो 3 × 1 4 आ जाएगा, और पहले का 6 तकसीम 2 3 आ जाएगा। इसका मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारी जो थी वो कौन सी थी, वो 4 थी, और फोर्थ ऑब्जर्वेशन वहाँ पर 5 थी। अब 4 और 5 डाटा में लिख दिया हमने, उन दोनों को जमा किया तो 9 आया, और 1/2 से मल्टीप्लाई किया या 2 पर डिवीजन की तो वो 4.5 आंसर आ गया। ये जो है इवन नंबर के आगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारे पास 6 रकमें हैं, इवन है। अगर यही ऑड होती हैं या ऑड लें तो उसका फार्मूला मैंने लिखा है डाटा में 2, 3, 4, 5, 6। अगर हमारे पास ये 5 रकमें हैं, ऑड हैं, मीडियन ऑड नंबर का हम कैसे लेंगे? मीडियन लेंगे n+1/2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि n आगे हमारे 5 रकमें हैं, +1 लीजिए, इसका मतलब 6 हो गया, 6 को 2 पर तकसीम किया 3 आ गया। इसका मतलब थर्ड हमारी ऑब्जर्वेशन जो है हमारा आंसर होगा सॉरी जी, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन में हमारा 4 आएगा जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। आज के लिए यही काफ़ी है।